सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग बेरोजगार टू सरकारी। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो एसएससी का एग्जाम आने वाले हैं, मतलब 1-2 महीने 2-3 महीने के अंदर, तो उन एग्जाम्स के लिए लगभग कितना टाइम है और क्या प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, और अगले जो 2 महीने हैं क्या उन 2 महीने में कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं इन दी एंड आपको एकदम साफ 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 बताऊंगा, साफ साफ शब्दों में, कि अभी आपका कितना स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर आपको सीधा शिफ्ट कर जाना चाहिए 2027 में। ओके, एकदम आपको ट्रू बता दूंगा। अगर कहो तो झूठ बोलना हो तो मैं सीधा बोल दूंगा कि अगर आपके आज 20 नंबर आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, कुछ दिन बाद आपके 140 प्लस आने लगेंगे। देखो, झूठ बोलने का कुछ मतलब होता नहीं है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको एकदम सीधे शब्दों में कह दूं कि देखो यार, पॉसिबल होगा तो आपको बता दूंगा और कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ये मान लो कि जो एसएससी का जो अभी कुछ दिन पहले कैलेंडर आया था उसमें शायद जून का डेट दिखाया गया था। ओके, बाय द वे वो टेनेटिव था। अब टेनेटिव मतलब ये होता है कि चेंज हो सकता है, फिर भी हम लोग मान लेते हैं ये बहुत ज़्यादा जाएगा तो जुलाई या अगस्त तक जाएगा, सितंबर तक तो नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मान के चल रहे हैं तो अगस्त तक जाएगा एग्जाम। ओके, अगस्त की बात करें तो मान लेते हैं जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिनको ये लग रहा है कि हम स्टार्ट करेंगे 4 महीने में पूरी औकात लगा देंगे सर हमारा हो जाएगा, तो रहने दो फिर। ठीक है, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि भैया मार्च हो गई है, होली खत्म हो गई, अब लोग पूरे मन से पढ़ेंगे और अभी हमारा जीरो सिलेबस हुआ है, तो क्या इस साल हमारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं वो बात दूसरी है। तो जो भी मार्च में सोच रहे थे कि वो स्टार्ट करेंगे, तो आप ये समझिए कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप 2027 के लिए प्रिपरेशन करिए। कोई भी एग्जाम हो, या फिर आप उन एग्जाम को टारगेट करिए जो कि दिसंबर के बाद होने वाले हैं। ओके, एसएससी के हो या फिर किसी भी चीज को, क्योंकि अभी आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है। दूसरे लोग जिनको ये लगता है कि भैया जो हमारा सिलेबस है 50 या 60% हो चुका है, तो जिनका सिलेबस 50 to 60% हो चुका है, तो अभी भी अगर आप ठीक से देखें तो आपके पास कितना महीना हो गया? मार्च का आधा महीना, मार्च के 15 दिन, अप्रैल, मई, जून, और चलो मान लेते हैं जुलाई, तो लगभग 4 महीने आपके पास, और 4 महीने इक्वल टू 120 दिन, और 120 दिन मोर देन इनफ होता है कि आप 50 से 60% सिलेबस को अपना लगभग 80 to 85% सिलेबस कर लें। भैया 100% क्यों ना करें? तो 100% वाली बात ये होती है कि 100% सिलेबस आप कभी कर नहीं पाएंगे, भले ही वो मैथ का हो, भले ही वो जीएस का हो। इंग्लिश का एक तरफा कर सकते हो, बट वो रीडिंग कॉम्प्रेंशन है कि उस वाली चीज पे आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस से इंग्लिश में आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, प्लस रीजनिंग में भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, बट जो जीएस वाली चीज हो जाएगी और जो क्या बोलते हो उसको, मैथ्स वाली चीज होगी, ये कभी आप गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें आपके टोटल पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। एक बार को आप ये भी बोल सकते हो कि मैथ में भैया मेरे 48 आ जाते हैं, 44 आ जाते हैं, 40 प्लस आ जाते हैं, बट आप जीके में ये बात नहीं कह सकते कि भैया मेरे 48 प्लस आ जाते हैं, कभी कभी 50 भी आ जाते हैं। या तो आप उस टेस्ट को दोबारा लगा रहे हो, या फिर आप बहुत 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 ज्यादा पढ़े लिखे हो, चैट जीपीटी आपके सामने कुछ नहीं है। सीधी बात यह है। तो जिनके पास 5 महीने हैं और जिनका सिलेबस 40 to 50 नहीं, सॉरी 40 नहीं, 50 to 50% प्लस हो चुका है, वो अभी रगड़ के पढ़ाई करना शुरू कर दो। अब रगड़ के पढ़ाई करना शुरू कैसे करना है वो भी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूँ। बाकी मैं बता देता हूँ एक चीज और, कि जिनका सिलेबस मान लो कि 60 to 70, या फिर कहो 70 to 80%, या फिर कहो कि पूरा सिलेबस हो चुका है 85% प्लस हो गया है, तो उनको क्या करना है? तो सीधी बात, मेरी बात ये सुनो। देखो, करने को आप 100 स्ट्रेटेजी दे सकते हो, यूट्यूब पे 100 स्ट्रेटेजी देख सकते हो, जहां पे आप देखना चाहो, जिनको आप फॉलो कर रहे हो, पुराने जितने भी एस्पेंट्स हैं उनके इंटरव्यू देख सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा कि मॉक्स लगाइए। ठीक है, अगर आपका सिलेबस 70 to 80% हो गया, तो अब आपको सिलेबस को 100% करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आपको जो पूरा फोकस करना है वो आपको मॉक्स पे करना है, मॉक्स को एनालाइज करना है। अब मॉक्स को एनालाइज कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखो, मॉक को एनालाइज करना, मैं सोच रहा था उसके लिए एक रैंडम वीडियो बनाऊं, बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं कि मॉक को एनालाइज कैसे करेंगे। और सुनो मेरी बात, कि आपको मॉक को एनालाइज करना है, स्टैटिक जीके का डेली रिवीजन करना है, वोकैब पे पूरा फोकस करना है, और जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, रुको ये तो गायब हो जाएगा, तो जो वोकैब वाला पोर्शन होता है इंग्लिश में, उस पर पूरा फोकस करना है। ग्रामर के जो क्लोज टेस्ट होते हैं उन पे फोकस करना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन उस पे फोकस करना है। तो ये हो गया इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाले में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। वोकैब में भी उस वाले पे फोकस करना है कि जो सीजीएल 2025 में जितनी वोकैब आई थी उसको तो रट डालो, प्लस जो टॉप 100 एंटोसानो जो रिपीटेटिव वाले हैं उनको रट डालो, जो टॉप 200 ईडियम्स हैं, जो टॉप 200 ओडब्ल्यूएस है, टॉप 200 छोड़ो, टॉप जो 300 है इनको एकदम रट डालो। ये अगर पूरा कर लोगे तो आपका वोकैब मोर देन इनफ हो जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको एक समुद्र मंथन देखने को मिलेगा रानी मैम का, तो उसको भी आप कर सकते हो। तो वहां से जो आपका स्कोर है वोकैब में आने लगेगा। दूसरी बात कि इंग्लिश के लिए इतना ही समझो, ये मोर देन इनफ। तो भाई ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ग्रामर का डेली कम से कम एक सेक्शनल मॉक देते रहो, तो ये समझो कि इंग्लिश की दिक्कत आपकी खत्म हो गई। दूसरी चीज आती है रीजनिंग की। अगर आपका रीजनिंग में 40 प्लस स्कोर आ रहा है तो आपको कुछ करने की नीड नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि 40 प्लस रीजनिंग में सबके आ रहे हैं, और अगर सबके ही 40 प्लस आ रहे हो और आपके ही 40 प्लस आ रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन में हो ही नहीं।
मतलब ये कि बराबर ही आ रहे हैं, फिर तो आपके किसी ज़्यादा ही नहीं आए। दिक्कत ये है, तब देखो अच्छा तब होगा तब आपके 40 नहीं बल्कि 45 प्लस मार्क्स आए। अगर आपकी रीजनिंग में 50 में से 45 प्लस आ रहे हैं तो ठीक है। बट अगर आप ये सोच रहे हो भैया कभी 38 आ जाते हैं, कभी 42 आ जाते हैं, तो सुनो, जैसे मान लेते हैं कि देखो रीजनिंग में होगा क्या कि 3 से 4 ऐसे टॉपिक होंगे जो हो सकता है नए आए हो, या 3 से 4 ऐसे टॉपिक होंगे जिनमें आपके कभी ना कभी एक मार्क कट जाता हो। तो अब आपको क्या करना है कि इन 3-4 टॉपिक को लिख लेना है। इन 3-4 टॉपिक के 2-2 घंटे के लेक्चर देखो अच्छे से, और जब 2-2 घंटे के इनके लेक्चर देख लो तो इनके कम से कम 100 से 100 क्वेश्चन लगा दो। और जब ये चीज करने लगोगे तो जो आपका स्कोर 42 आ रहा था वो धीरे धीरे 46 पे पहुंचेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 48 के अराउंड हो जाएगा, और हो सकता है 50 हो जाए। और जब ये चीज होने लगे तो बस वो सेम चीज जो सेक्शनल मॉक इंग्लिश का दे रहे थे डेली, सेम चीज रीजनिंग का भी करने लगना। तो रीजनिंग और इंग्लिश तो सिंपल रह जाती है। अब दिक्कत ये आती है कि जीएस में भैया क्या करें और मैथ्स में क्या करें। तो सुनो मेरी बात, अब टाइम कम है तो उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ। बाकी टाइम ज्यादा तो देखो मैथ्स के सिलेबस को करने के लिए कम से कम ये समझो कम से कम उसके 4 से 6 महीने लगते हैं अच्छे से करने के लिए, क्योंकि और यूट्यूब पे अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब से भैया मैथ्स कर लेंगे पूरी, तो आप इस भ्रम में हो, क्योंकि यूट्यूब या फिर किसी भी टीचर का अगर आप वो सोच रहे हो कि हम बैच ले लेंगे, तो आप देखने को मिलेगा कि एक ही चैप्टर मान लेते हैं परसेंटेज, तो मान लेते हैं एक ही चैप्टर के कम से कम 16 वीडियो होंगे और वो कम से कम 2-2 घंटे के होंगे। तो 16 मतलब 32 घंटे का एक टॉपिक। समझ रहे हो कि 32 घंटे का एक टॉपिक, और लगभग 20 से 25 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे पूरे मैथ्स में, और हो सकता है 30 भी देखने को मिले। तो ये अगर 30 टॉपिक आप करोगे, सबके 400 400 500 500 क्वेश्चंस लगाओगे, जबकि ये भी सिर्फ 85 नंबर का है, तो आप ये समझो कि आप पूरे के पूरे एफर्ट्स मैथ में डाल रहे हो, और तब भी हो सकता है कि आपका इसको 38 ना आए। या तो आपका इसको 38 आने लगे तो अच्छी बात है, तो एफर्ट्स डालिए। और आपको लग रहा है कि भैया मैं डेली 4 घंटे मैथ पढ़ता हूँ, 6 घंटे मैथ पढ़ता हूँ, बट मेरा जो स्कोर है अब वो 42 प्लस 44 आने लगा, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट ये चीज है कि मैथ में जिस दिन आपका स्कोर 42 प्लस आने लगे तो समझो ठीक आ रहा है, ओके। और 44 प्लस आने लगे तो चलो अच्छा है, और बाकी 50 तक आप ले जाओगे फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैथ का ये देखो कि जो टॉपिक्स अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है फिर तो वही बात है कि टाइम लगेगा भाई, रहन दो, 2027 में चले जाओ, ठीक है। 2027 की प्रिपरेशन कर लो। मैं देखो सीधा ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, टाइम है। बट हो सकता, देखो मैथ अगर आप अभी स्टार्ट करोगे अभी, तब भी कर सकते हो। देखो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका सिलेबस है, तो उनको कैसे करना है, बस जिनका सिलेबस नहीं है तो उनको अगर मैथ करना है, वो सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा थोड़ा कर लें और हो जाए, क्योंकि अभी तो मतलब 3 से 4 महीने अभी भी आप मैथ का सिलेबस पूरा कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे ही चलना। अच्छा रुको मेरी बात सुनो सुनो, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, जिनका 30 to 40 या फिर कहो 40 to 50% सिलेबस हो चुका है, उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप ये करिए कि जैसे आपने 40 to 50% सिलेबस कर लिया, तो अब जो एग्जाम आने वाला है, मान लेते हैं सीजीएल आने वाला है, तो इसकी वजह से स्पीड में सिलेबस को मत करो। ये स्पीड में सिलेबस खाओगे तो ये गोला खा जाओगे और सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जो 40 to 50% सिलेबस है आपका बहुत ज्यादा हो पाएगा, तो 60 ही हो पाएगा। बल्कि करो क्या कि मान लो कि जो सीजीएल का एग्जाम है वो आपको देना ही नहीं, और जो 40 to 50% आपका सिलेबस हो गया इसको धीरे धीरे करते रहो इसी स्पीड में जो कि आप कर रहे थे। धीरे धीरे जो आपका 40 to 50% सिलेबस है सीजीएल से होते होते हो सकता है 70% हो जाए, और 70% हो जाएगा प्लस रिवीजन हो जाएगा, तो ये मोर देन इनफ होगा कि आप सीजीएल में कहीं ना कहीं आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप कर सकते हो। और वायदा पे मॉक्स आपको लगानी है, वो चीज तो होती है। तो अगर आप ये सोचोगे कि हम स्पीड में भाग के कर लेंगे, तो बात ये मानो कि आप गुड़ गोबर कर दोगे और कुछ मतलब नहीं होगा स्पीड में भागने का। इसलिए जिस रिदम से आप चल रहे हो, ये नहीं कि आप ये सोच रहे थे कि भैया हम 2 दिन में सिर्फ 8 घंटे पढ़ते हैं, फिर तो रह नहीं तो भाई, है ना। आप ये सोच रहे हो कि भैया हम 3 दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ लेते हैं, हो जाएगा भैया हम डेली 2 घंटे पढ़ते हैं तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इतना स्लो नहीं। कम से कम डेली के आपको 6 घंटे देने हैं, जो कि जिनमें आपका टोटल मैक्सिमम एफर्ट आ रहा है। मतलब ये होता है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है कि 5 से 6 ही घंटे हो जिसमें आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहे हो। तो डेली जो आपको आउटपुट देना है मैक्सिमम, वो कम से कम 6 से 7 घंटे का तो देना ही देना है। ये अगर आप चलते मतलब लेके चलोगे कम से कम जब तक आपका सीजीएल एग्जाम नहीं होगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपका 40 to 50% सिलेबस आज है, तो आपका तब तक 80 to 90% सिलेबस हो चुका होगा, प्लस आप मॉक्स लगा रहे होंगे, और कम से कम जो आपका स्कोर है मैं उम्मीद करता हूं कि 125 प्लस आ रहा होगा, ओके। दूसरी बात, जिनका स्कोर अभी 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो ये समझो कि आप एकदम नीचे हो। देखो जिनका 70 आ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई आप कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, बट वही बात समझो कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वही ज्यादा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कितना ज्यादा रगड़ोगे और स्पीड में करोगे तो हो सकता है कि पुराना वाला भूल जाओ, कुछ मतलब ना हो। इस वजह से कोशिश करो कि जिस स्पीड में आप चल रहे हो उसी स्पीड में चलो, और ये मत सोचो कि सीजीएल का एग्जाम लगा है इसके हिसाब से मत पढ़ो, बल्कि जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो। बट जिसका 50 to 60% सिलेबस हो चुका है, वो इसी हिसाब से पढ़ो कि सीजीएल एग्जाम आने वाला है और आपको टोटल इस पर फोकस करना है, ओके। तो मैथ का जो मैंने आपको बताया था
वो उनके लिए बताया था कि भाई कैसे करना है। बाकी देखो, अब जिनको ये लग रहा है कि भैया मैथ का सिलेबस मेरा 30 to 40% हो चुका है, बट बाकी सिलेबस करना है, और जो मेरा जैसे मैथ में काफ़ी लोग का डिब्बा गोल हो जाता है, मेरा भी है, और आपका स्कोर मान लेते हैं कि 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, या फिर कहो 0 आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सारे टॉपिक्स पढ़ते बैठेंगे? नहीं। अब आप क्या करिए कि आप 8 से सिर्फ 10 टॉपिक चुनिए जो कि हमेशा जिनसे क्वेश्चन आते हैं। एवरेज सुन लीजिए, मिक्सचर एलिगेशन सुन लीजिए, परसेंटेज सुन लीजिए, नंबर सिस्टम सुन लीजिए, जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब आप क्या करिए, देखो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी टीचर के वन शॉट देख लीजिए। अब वन शॉट में आपको ये नहीं देखना है कि हर टाइप के क्वेश्चंस, देखो वन शॉट में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कहीं पे किसी भी टीचर के जो नोट्स अवेलेबल हो उन नोट्स को ले लेना है। तो अब उन नोट्स में हर टाइप के क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस लगे होंगे। जैसे मान लेते हैं कि परसेंटेज, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि परसेंटेज में 10 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वो सारे के सारे 10 तरीके देखना, और आपको ये देखना है कि एग्जाम में ये 3 तरीके पूछे जा रहे हैं ना, तो इन 3 तरीके के कम से कम आप 20-20 क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, कम से कम 20-20, ज्यादा ज्यादा 40-40 लगा लेंगे तो बहुत बेटर होगा। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि जो एग्जाम में बाद में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये अगर आप रट लोगे और करके ले जाओगे, तो हो सकता है जो आपका स्कोर 4 से 6 आ रहा था वो आगे जाके 16 से 18 का हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपका स्कोर सीधा 50 पहुंच जाएगा, 100 पहुंच जाएगा, क्योंकि आप वो हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जीरो है मैथ्स में, और जो सोच रहे हैं कि भैया 2-3 महीने में जितना हो सकता है उतना बता दो। तो उतना यही हो सकता है कि आप मेन टॉपिक्स को पढ़ लें, और मेन टॉपिक्स को इस हिसाब से मत पढ़ना कि रट्टा मानना है, ऐसा नहीं, ऐसा मत पढ़ना। क्योंकि देखो 18 घंटे के लेक्चर से को 32, मतलब 18 लेक्चर 32-32 घंटे की जो वीडियोस है वो तो आप देख नहीं पाओगे। तो आप करिए ये कि किसी भी टॉपिक को लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, 1-2 टाइप के वीडियोस देखिए जो कि मेन इंपॉर्टेंट जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी वीडियोस देखिए। आपको हर टाइप के क्वेश्चन जानने की नीड नहीं है। जैसे जो दूसरे टाइप्स है ना, इनको खुद से ट्राई करिए कि आप इनको सॉल्व कर पाएं। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन की वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। मैथ्स में होता यही है कि टीचर हर टाइप के क्वेश्चन की 10-10 वीडियो बना देता है, और आपको लगता है कि अरे इस टीचर ने सारे कॉन्सेप्ट दिखा रखे, इसे सीख लो। तो ये समझो कि फिर वही बात हो गई कि आपको फिर वो एबीसीडी सिखा रहा है, एबीसीडी उसने पूरी सिखा दी। अब वो बताएगा कि ए के बाद पी लगा दोगे तो एप्पल हो जाएगा, ए के बाद जेड लगा दोगे तो कुछ और हो जाएगा, ए के बाद, अरे आपको पता है कि अब ए के बाद आप 25 अल्फाबेट से कुछ भी लगा सकते हो। ए के बाद 25 लेटर्स में से आप कुछ भी लगा सकते हो, अल्फाबेट तो पूरा हो जाता है 26 लेटर्स का। तो सेम चीज है कि मैथ्स में जब उसने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है टीचर ने, तो आप ये करिए कि कॉन्सेप्ट से खुद क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट तो चेंज हो नहीं जाएगा। अब नया आएगा तो उन्होंने बोला भैया इसको ऐसे करने की ये ट्रिक है, इसको ऐसे करने की ये ट्रिक है, आप उन्हीं के पीछे पड़ गए। तो अब ऐसा होगा कि आप भैया फिर हर एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आप दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते थे, 15 से 20 मिनट का दिमाग लगा के, अब आप पूरे के पूरे रिलाय हो हर टीचर पे कि वो हर कॉन्सेप्ट मुझे समझाएगा। जैसे मान लेते हैं इस बार एग्जाम हुआ, 10 तरह के नए कॉन्सेप्ट आए, अब जो टीचर्स ने पढ़ाई भी नहीं थे वो भी इस पर जल्दी जल्दी वीडियो बना देंगे कि देखो ये 10 कॉन्सेप्ट, और उनकी जो कम से कम 16 वीडियो थी आज वो 18 हो जाएंगी, कल वो 20 हो जाएंगी, कल वो 25 हो जाएंगी। बट मेन चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो आप इनको वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इस बात को समझिए कि मैथ में यही पंगा होता है कि एक टीचर हर टाइप के कॉन्सेप्ट को, हर टाइप के क्वेश्चन को समझाने के लिए वीडियोस को बनाता रहता है, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, और ये नहीं कि कॉन्सेप्ट आपका 1 घंटे में स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं, उसके लिए भी कम से कम 3 से 6 घंटे लगेंगे। किसी भी चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट करना है मैथ्स में, तो 3 से 6 घंटे दो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप, तो धीरे धीरे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होने लगेगा और आप क्वेश्चंस लगाने लगेंगे। बाय द वे, अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन पे दिमाग डालो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1-2 मिनट क्वेश्चन पे दो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, समझो, और फिर दोबारा उसको सॉल्व करो। बट हाँ, जब आप उसका सॉल्यूशन देखो तो इस बात को याद रखो कि आगे आपको कभी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने की नीड ना पड़े। तो देखो मॉक्स में क्या होता है, अच्छा देखो ये हो गया। अच्छा जीएस का क्या करूं, जीएस का सुनो। जीएस में देखो ये होता है कि जीएस जो सब्जेक्ट है वो भी ऐसा है, एकदम अनएक्सपेक्टेड है। आप बिल्कुल नहीं समझ सकते कि जीएस में आप कितना स्कोर कर रहे हो, और ये भी नहीं सोच सकते कि जीएस में भैया क्वेश्चन कहां से आएगा। सीधी बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कि हिस्ट्री कर लो, पॉलिटी कर लो, जियोग्राफी कर लो, और इकोनॉमिक्स कर लो, उसके बाद साइंस कर लो, और फिर सारा स्ट्रेटेजी, वो क्या बोलते हैं उसको, जो जीके होता है ना, स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन, मतलब स्ट्रेटेजी के तो वही होता है जो चेंज नहीं होता है, वो तो सारे हो जाते हैं। बट स्ट्रेटेजी के में जैसे कि कल्चर वाला पार्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, इनके एक्सपोनेंट्स हो गए, ये बहुत सारा आता है। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये आपको करने होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया हम पूरी हिस्ट्री रट देंगे, हम पूरी पॉलिटी रट देंगे, हम पूरी ज्योग्राफी रट देंगे, और हम पूरी इकोनॉमिक्स रट देंगे, तो क्या भैया हमारे 50 में से 40 आ जाएंगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 1 से 2, पॉलिटी से कितने? 1 से 2, ज्योग्राफी से कितने? 1 से 2, इकोनॉमिक्स कितने? 1। तो टोटल मान लेते हैं कि 8 क्वेश्चन आते हैं। चलो 10 मान लेते हो तुम्हारे लिए, तो टोटल नंबर कितने बने? 20 बने। ठीक है, बाकी 30 नंबर क्या है? बाकी 30 नंबर में जो रटने वाली चीजें होती है वो आपसे पूछते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, डांस पूरा रट के जाओ, और क्या बोलते हैं, म्यूजिक एक्सपोनेंट्स पूरे रट के जाओ, टेम्पल आर्किटेक्चर रट के जाओ, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सेंसस पूरा रट के जाओ। ये जो चीजें हैं
फॉक्स एंड फेयर्स रट के जाओ, ये है ना, इन सबको आपको रट के जाना पड़ेगा, तब जो आपका स्कोर है कम से कम 6 से 8 और प्लस हो जाएगा। तो अगर आपकी, और एक बात ये है कि जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इनसे एकदम डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इनमें एकदम बेसिक बेसिक लेवल पे पूछेंगे कि बस वो यही जानना चाहते हैं कि आपको इस चीज को आपने पढ़ा है और इस चीज की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो होता क्या है कि अगर टोटल जो जैसे कोर सब्जेक्ट हो गया आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अगर इससे मान लेते 10 क्वेश्चन आए और आपने इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ रखा है कहीं ना कहीं से, तो आप 10 में से 8 को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और जो रटने वाला पार्ट है, जो आपको लगता है कि भैया कितना रटे, तो वही जो चीज़ है, जैसे स्ट्रेटेजी की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी जिसमें आर्ट एंड कल्चर वाला पूरा पार्ट टीचर्स ने करा रखा होगा, उन्होंने उसमें सेंसस, 5 ईयर प्लान, ये सारे टॉपिक्स होंगे। तो इन टॉपिक्स को आपको डेली डेली, जैसे मान लेते हैं कि आपको पहली बात तो ये है कि इन टॉपिक्स के आप लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इनके नोट्स अगर आपको किसी टीचर के अवेलेबल मिल जाए फिर तो बहुत अच्छा है। बस अब आपको ये करना है कि डेली आपको स्टैटिक जीके के इन नोट्स को पढ़ना है। डेली से मेरा मतलब है डेली। जैसे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा टॉपिक होंगे तो 15 से 20 टॉपिक होंगे, और इन 15 से 20 टॉपिक को आपको रट लेना है। रट मतलब कि आपकी जुबान पे होना चाहिए कि अगर कोई पूछे तो आप सीधा उसका आंसर कर पाएं। एग्जाम में जैसा है, एग्जाम में वही एक्सपोनेंट्स वगैरह आते हैं। और एक बात और सुनो, जब आपको लगता है कि भाई हम तो सारे एक्सपोनेंट रटते रटते हट जाएंगे, तो देखो हड़ोगे नहीं आप, थकोगे नहीं आप, क्योंकि जो एक्सपोनेंट्स आते हैं उनमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इजिली सॉल्व कर पाओगे। ओके। फेमस फेमस जो जैसे मान लेते हैं कि कोई नॉन फेमस आ गया, कोई नॉन फेमस एक्सपोनेंट आ गया जिसको आपको पता ही था, तो बाकी जो 3 आएंगे वो फेमस आएंगे, तो आप समझ जाएंगे ये तो इनके थे, ये तो इनके थे, ये तो इनके थे। अब जो क्वेश्चन ने पूछ रहा है तो ये इन्हीं के होंगे, तो इस अंदाजे से भी आप इजिली क्वेश्चंस लगा पाओगे। अब जो बात चलती है वो होती है करंट अफेयर की बात, कि भैया करंट अफेयर के लिए क्या करें। तो वही बात है कि अगर आपका सिलेबस 70% प्लस हो चुका है, तो वही बात है, पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड है, आप सोच ही नहीं सकते क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। बट स्टिल मैं कहूँगा जैसे अवार्ड्स हो गए, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, और जो जो टॉपिक्स होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, तो इनको जैसे कहेंगे पीएम सीएम कोई भी चेंज हुए, अभी आजकल जो वर्ल्ड में चल रहा है वो सारी समझिए, जैसे ईरान के साथ वॉर चल रहा है वो सारी चीज़ समझिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनका आप ये समझिए कि वीकली मत करिए, मंथली कर लीजिए, है ना। अगर जैसे मान लेते हैं कि आज स्टार्ट करो तो वीकली पढ़ने का कुछ मतलब है नहीं, और डेली करंट अफेयर पढ़ने का तो कुछ भी मतलब नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेली वाले करंट अफेयर देखिए, बट अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेली करंट अफेयर देखने की नीड नहीं हो, मैं कहूँगा वीकली भी देखने की नीड नहीं। आप ये देखिए 16 से 18 टॉपिक्स होंगे जिनसे बार बार करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं 16 से 18 टॉपिक के जो आपको मंथली, जो काफ़ी जो टीचर्स है वो रिलीज करते हैं अपनी, उसमें सारे के सारे फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो उस चीज़ को जो मंथली आपको देखने को मिले पिछले पिछले जैसे देखो 9 से लेके 14 महीने तक के जो करंट अफेयर उनको पढ़ लीजिए। देखो बेसिक बात ये समझो कि जो करंट अफेयर वो पूछते हैं लगभग 1 साल पुराने ही पूछते हैं, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। बट अगर आप ये चाह रहे हो कि एकदम सेफ हो जाए भैया कि इसके बाहर पूछे ही पूछे ना, तो देखो पूछ तो वो कहीं से भी सकते हैं, फिर भी बेसिक ये समझो कि पिछले 6 महीने के तो एकदम रट लो, ठीक है। उसके पिछले महीने मतलब 9 महीने तक चले जाओ तो अच्छी बात है, और अगर 14 महीने तक चले जाओ तो ये समझो आप सेफ हो। और इसके बाहर अगर क्वेश्चन आया और अगर आपको नहीं आया तो फिर वो किसी को नहीं आएगा, इस बात को भी समझो। और जिस इंसान को इसके बाहर का क्वेश्चन आ गया, जो मान लेते कि 3 साल पुराना उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आप लोगों ने कर लिया, तो ये समझो कि ये पुराना खिलाड़ी है, पहले से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से वो करंट अफेयर उसको पता है, या फिर उसने पूरा का पूरा टाइम करंट अफेयर पे दिया है, वो यूपीएससी वाला एस्पिरेंट, उसकी शक्ल देखना समझ जाओगे। समझ आया करंट अफेयर कैसे करने, अगर टाइम हो तो करंट अफेयर करने, अन्यथा करने की बिल्कुल नीड नहीं है। ओके। हाँ, वही बात है कि आप एंड में खुद को दिलासा देने के लिए ये जा सकते हो कि भैया हम सारे मंथ के एक बार करंट अफेयर की बंस और देख ले, 1-2 बार रिवीजन कर ले, तो क्या हो जाएगा, आप करके चले जाओगे। हो सकता है एक क्वेश्चन फंसे और हो सकता है वो भी ना फंसे, तो आपको टाइम वेस्ट ही लगेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप करंट अफेयर पे चले जाइए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करिए जिनसे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। रीजनिंग को पूरा फिल कर लो कि रीजनिंग में भैया 50-50 आने लगे। इंग्लिश को कर लो कि भैया 48 प्लस ही आते रहे, मतलब क्या 50 ही आए, ठीक है। सेम चीज आप मैथ में ये कर लो, अगर मान लेते नहीं आता तो 40 तक उसका स्कोर ले जाओ। जीएस में सेम कर लो कि भैया 35 प्लस तो आते ही रहे, ये तो आई ही आई। तो बस इतना कर लोगे आप तो मोर देन इनफ होगा, और कोई भी एग्जाम होगा तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। तो बेसिकली अब मैं इसको थोड़ा वीडियो को समराइज कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, जो कि मेरा मन नहीं था कि आपको करा जाए, बट अगर होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो डेली क्या करना है, डेली वोकैब पढ़नी है, ठीक है। डेली वोकैब करनी है जो पिछली साल आई है, ओके। डेली स्ट्रैटेजी की करनी है, स्ट्रैटेजी की रट डालनी है, ठीक है। और हाँ, जो कोर सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनका बेसिकली हर हफ्ते मतलब हर 7 दिन में रिवीजन करना है पूरे के पूरे टॉपिक्स का, ठीक है। और इनमें भी उन टॉपिक्स का करना है जो बार बार रिपीट होता है, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है, अशोका हो गए, और
गांधीयन एरा हो गया, तो जैसे मान लेते हैं ये टॉपिक्स हो गए ना, तो 5 ईयर प्लान हो गया, इनसे क्वेश्चंस बार बार आए थे, तो इन टॉपिक्स को जैसे मान लेते हैं ऐसे आपका अगर निकाल के देखोगे तो 25 से 30 टॉपिक्स आएंगे। तो इन 25 से 30 टॉपिक्स को तो पूरा रट के रट डालो, टेक्स्ट बुक पे जितने भी इनके आपको टेस्ट देखने को मिले उनको दे दो, ठीक है। होते हैं ना कि 10 क्वेश्चन वाले, 20 क्वेश्चन वाले, जहां पे भी आपको देखने को मिले इनके टेस्ट दे दो। तो देखो ये स्ट्रेटेजी के हो गया, ये वोकैब हो गया। वोकैब में भी आप ये समझो कि डेली आपको कॉम्प्रहेंशन करना है, कम से कम 3 करिए। और हाँ, बड़े वाली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करो या फिर क्लोज टेस्ट करो, टोटल 3 करो। अच्छा 4 कर लो, 2 क्लोज टेस्ट और 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। ये 2 कर लो। अब इससे होगा कि सॉरी, इससे होगा ये कि अगर ये चीज आप डेली करेंगे, मैं देखो सच बता रहा हूँ आपको, अगर ये चीज आप डेली करने लगेंगे, 2 करंट अफेयर, सॉरी 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और 2 क्लोज टेस्ट अगर आप डेली करेंगे, तो आपका क्लोज टेस्ट पे पकड़ बन जाएगी। सीधी बात, वो क्या आप डेली कर रहे होंगे। और ग्रामर वाला पोर्शन है, उसके लिए आप मैराथन देखिए, है ना, मैराथन देखिए। और एक चीज और कि ग्रामर के नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए पहले से, या तो किसी टीचर के आगे खुद के बने हुए, आपको उनमें हर कॉन्सेप्ट लिखा होना चाहिए जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनको आपको हर हफ्ते छोड़ो हर 4 दिन में रिवीजन करना ही करना है कि आपकी सारी की सारी पकड़ पूरी हो जाए। तो इंग्लिश का हो गया, प्लस जीएस का ये हो गया। मैथ के लिए क्या करना है कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि 25 क्वेश्चन आपने उठाया, तो आपने देखा कि यार जो ये 4 से 8 टाइप के क्वेश्चन ये बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन 4 से 8 टाइप के क्वेश्चन को तो पूरा रट डालो, इन टाइप के क्वेश्चन को, इन टॉपिक्स को तो पूरा का पूरा कर डालो, और डेली इनकी प्रैक्टिस करो। प्लस जितने ज्यादा सेक्शनल हो पाए उन मॉक्स को लगाइए, पीवाईक्यूज हद से ज्यादा लगाइए, हर सब्जेक्ट में ये आप चीज आपको करनी है। रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग में आप ये समझो कि जो सबसे हार्ड मॉक आपको देखने को मिले, जैसे कोई भी टीचर कराते हैं ना, तो आपको पता होगा कि जो एसएससी का जो सीजीएल का जो रीजनिंग होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, मतलब बहुत हार्ड होता होगा, बट जो बच्चे आराम से बना लेते हैं। तो आप ये समझिए कि जो रीजनिंग है उसके आप उन टीचर से क्वेश्चन करिए जो हार्ड हार्ड क्वेश्चंस कराते, तो आप सोचना सीख जाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सीरीज में, है ना, एनालॉजी में। तो इन टॉपिक्स को रट करो, है ना। वेन डायग्राम तो कठिन नहीं होता, फिर भी वेन। और हाँ, अभी जो आ रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन वाले ये जो टॉपिक्स इनको कर लो, असर्शन रीजन वाले जो होते हैं ना रीजनिंग में, इनको एकदम कर डालो, ठीक है। तो अगर आप इतना डेली करेंगे, डेली, अब देखो डेली, देखो ये सारा डेली तो भैया कर नहीं पाएंगे, तो डेली ये तो कर पाओगे, क्या बोलते हैं, डेली वोकैब तो कर पाओगे, डेली वोकैब, और ये 2 क्लोज टेस्ट 2, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो भाई हम 2 ही घंटे डेली पढ़े तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला, सीधी बात है। अगर झूठ कहना चाहते हो तो मैं कह दूंगा कि भाई आप डेली अगर 30 मिनट भी पढ़ोगे ना भाई 1 साल, तो ये बहुत सारा टाइम हो जाता है आपका, हो जाएगा, और आपको लगेगा हाँ यार ये तो मोटिवेशन वाली बात है, नहीं होगा, सीधी बात। तो ये सुनो कि डेली वोकैब आपको करना है, 2 क्लोज टेस्ट, 2 करंट अफेयर, सॉरी 2 क्लोज टेस्ट और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा लीजिए अगर आपके पास टाइम। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जिनका सिलेबस हो गया उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका सिलेबस हो गया उनकी बात कर रहा हूँ, या फिर जिनका सिलेबस हुआ नहीं है, मतलब 50 to 60% होगा, जिसको इस साल देना ही देना है, तो वो भी सेम चीज को फॉलो कर सकते हैं कि डेली ये इतना करना है। उसके बाद डेली स्टैटिक जीके का तो रिवीजन भाई डेली, मतलब डेली सुबह उठो 1 घंटे स्टैटिक जीके देखो और आधे घंटे वोकैब देखो। आधे घंटे क्या, मैं कहूँगा 1 घंटे वोकैब देखो, 1 घंटे स्टैटिक 1 घंटे वोकैब। और उसके बाद ये तो हर 7 दिन में करना है, ठीक है। 25 से 8 जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैथ में टाइम दो 3 से 4 घंटे का, अगर आपकी मैथ वीक है। बाकी 2 घंटे दोगे अगर आपका मैथ में शोर अचकाता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। रीजनिंग में टाइम इतना देने की नीड नहीं है, इसमें अगर 1 से 1.5 घंटा भी दोगे तो मोर देन इनफ होगा। बट हाँ, याद ये रखिएगा रीजनिंग में जो स्कोर है वो आपको तब अच्छा होता है तब आपका 48 प्लस आ रहा हो, मतलब 50 ही आ रहा हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो गई होगी, जो कि मैं बिल्कुल करवाना नहीं चाह रहा था, बट हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिल गए हों, और हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। दूसरी बात, बहुत दिन से जितने भी टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे थे, जो कि मतलब 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 के लिए, जिनको भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करनी है, तो मैं पूरी की पूरी डेप्थ में यूट्यूब पे करा दी है। प्लस मिडिवल के 3 लेक्चर्स अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, और आगे आने वाले लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्लस सारे के सारे टॉपिक्स का मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। मतलब जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबका रिवीजन करा दूंगा, आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, बहुत सारा आप देख ही सकते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत दिन से मैं लेक्चर्स में थोड़ा बिजी हूँ, तो स्ट्रेटेजी वाली कोई वीडियो नहीं आ पा रही है ना। तो अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप बता दीजिए। फिलहाल जो स्ट्रेटेजी थी आज की वीडियो में वो ये था कि अगर आपके पास 2-3 महीने 4-5 महीने तो आप कैसे करोगे, और डेली आप ऐसा क्या करते रहो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। तो ये है वो जो डेली वाला काम है, ये समझ तो कुछ आ नहीं रहा होगा, बस सुन लिया होगा, लिख लिया होगा, वो मोर देन इनफ होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए कि स्ट्रेटेजी बता दो तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं 1-2 दिन शायद लेक्चर्स अपलोड ना करूं, बल्कि जो स्ट्रेटेजीज हैं उन पर थोड़ा काम कर लूं। दूसरी बात ये भी मैं बताना वाला था कि, क्या बताने वाला था मैं, कि स्ट्रेटेजी तो ठीक ही है, बस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था, बाकी लेक्चर्स आपको डेली देखने को मिलेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए, और कमेंट में
जैसे आपको अगर चाहिए कि भैया एमटीएस एग्जाम का क्या स्ट्रेटेजी होता है, बाय द वे एमटीएस तो निकल चुका है ना। दूसरे जो आने वाले एग्जाम्स अगर उसके लिए अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, किसी सब्जेक्ट वाइज चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको और आपको लगे कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या आपको लगे कि यार ये तो थोड़ा ठीक बताया था, इसी टाइप का भैया बता दो, तो मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे जिस पे काफ़ी डिमांड आ रही थी। डिमांड नहीं आ रही थी, जो मुझे भी वीडियो बनाई थी और 1-2 लोग कह भी रहे थे, वो ये है कि मॉक को कैसे एनालाइज करें, मॉक को कैसे एनालाइज किया जाए। ओके, तो इस पे भी वीडियो आपको 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी ही वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। बहुत सारे लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6-7 की देखने को मिलेगी। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे के सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप बॉयज और गर्ल्स ग्रुप जो कि व्हाट्सएप पे है उसको ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे पीडीएफ्स, जो कि आप सोच सकते हैं हर तरीके के पीडीएफ, अच्छे अच्छे पीडीएफ, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।